जुल्फ़िकार अली मेरा नाम है और आज हम एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर कवर करेंगे। आज हम जो टॉपिक्स बेसिकली इस लेक्चर में कवर करेंगे उसमें द हॉल्टिंग प्रॉब्लम है और उसके बाद हम यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को काफ़ी डिटेल से देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अनडिसाइडेबिलिटी ऑफ द हाइडिंग प्रॉब्लम हॉल्टिंग प्रॉब्लम बेसिकली क्या है और फिर इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट बेसिकली कैंटोर ने दिया और उसके बाद गैलीलियन पैराडॉक्स बेसिकली गैलीलियन पैराडॉक्स को हमने देखना है काफ़ी डिटेल से विद एग्जांपल्स हमने इसे डिस्कस करना है। फिर एक एग्जांपल है जो हिल्बर्ट हॉटल के नाम से बेसिकली मशहूर है, हमने उसे डिस्कस करना है। काउंटेबल सेट्स को हमने देखना है क्योंकि ऑलरेडी जब हम डायगोनलाइजेशन को देख चुके होंगे तो उसके बाद काउंटेबल सेट्स को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। फिर हमने कैंटोर डायगोनलाइजेशन देखनी है। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। इनिशियली जब लेक्चर हम स्टार्ट करें तो डेफिनेटली हमने कुछ ट्यूरिंग मशीन डिस्कस करनी है कि एटीएन और उसकी डेफिनेशन हमारे सामने है कि कैपिटल ए हमारे पास एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन है जो कंसिस्ट कर रही है encoded version of capital M, that is capital M is basically a Turing machine, and here it is encoded version of Turing machine capital M. मैं इसे encoded version इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये encoding के सिंबल्स हैं और W भी इसके अंदर है। तो W is a string basically, it's not a simple string, ये string भी हमारे पास encoded version of string ही है। M is basically a Turing machine that is going to accept W. W is a string. This is called the acceptance problem. इस particular problem को हम acceptance problem कहते हैं Turing machines के लिए, या हम इसे halting problem भी कह सकते हैं। इसको थोड़ा और define करते हैं और with examples discuss करते हैं next slide पे। एक simple theorem है जिसे हमने लेके चलना है और यहीं से अपनी discussion start करनी है कि क्या ATM हमारे पास Turing recognizable है या नहीं। हमने रिकॉग्नाइजेबल और डिसाइडेबल में डिफरेंस भी देखना है, लेकिन इस थ्योरी में जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि क्या ए जो ट्यूरिंग मशीन है वो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है हमारे पास या नहीं है। इसके लिए अगर हम डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करें, डिजाइन करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमें इस ट्यूरिंग मशीन को इनपुट देना होगा और वो इनपुट इनकोडेड वर्जन ऑफ ट्यूरिंग मशीन होगा कैपिटल एम। Capital M is an encoded version of Turing machine. W is encoded version of that particular string. फिर हमने अपने Turing machine M पे सिमुलेट करना है W को। अगर M accepts कर जाती है W string को तो overall accept कर लिया जाएगा। अगर M accept नहीं करती तो definitely overall इसे reject कर दिया जाएगा। तो this machine, let's call it U. इस particular machine को as a whole जो नाम दिया गया वो capital U का दिया गया, is a recognizer for ATM। और हमने ये डिफाइन किया कि ये डिसाइडेबल नहीं है, ये रिकॉग्नाइजर है। अब मैंने क्वेश्चन ये आपके माइंड में जनरेट होगा कि मैंने इसे रिकॉग्नाइजर क्यों कहा, मैंने इसे डिसाइडेबल क्यों नहीं कहा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करते हैं क्योंकि व्हाई दिस इज नॉट अ डिसाइडर, ये डिसाइडर क्यों नहीं है। क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया था 2-3 लेक्चर्स पहले और उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा इनकोडिंग में हमने डिस्कस किया था, अगर कोई स्ट्रिंग में ऐसी इनपुट हमारे पास आ जाए जिसमें हमने लूप डिफाइन किया हो कि हमारा ट्यूरिंग मशीन या हमारे सिस्टम ने लूप में चले जाना है, तो डेफिनेटली वो फिर इनफाइनाइट टाइम लूप में चला जाएगा। जब वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा तो वो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएगा, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए वो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए ये डिसाइडर नहीं है। आप इसे रिकॉग्नाइजेबल कह सकते हैं लेकिन आप इसे डिसाइडर नहीं कह सकते क्योंकि ओवरऑल लूप की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती है अगर हमारे पास कोई ऐसा एक रूल डिफाइन है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इसे रिकॉग्नाइजेबल क्यों कहा और डिसाइडर क्यों नहीं है। डिसाइडर इसलिए नहीं है कि इस पर्टिकुलर लूप की वजह से, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर इनकोडेड वर्जन ऑफ स्ट्रिंग पे ये लूप में जा सकता है ओवरऑल, और फिर डेफिनेटली वो रिकॉग्नाइजेबल तो रहेगा लेकिन डिसाइडेबल नहीं होगा हमारे पास। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम कुछ डेफिनेशन यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की डिस्कस करेंगे। कैपिटल यू इज बेसिकली अवर यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। सपोज वी हैव मेड द यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन यू
अगर हम डिजाइन करना चाहें यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, देन वी डू नॉट नीड टू मेक एनी अदर मशीन्स, क्योंकि जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, जब हम एक ट्यूरिंग मशीन को यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कह रहे हैं, इट मींस कि वो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन डीएफए को जनरेट करने के लिए भी यूज होगा, हम डीएफए को भी इनपुट दे सकते हैं उस यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को हम पुश डाउन ऑटोमेटा पीडीए भी एज अ इनपुट दे सकते हैं, और उस यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सीएफजी भी एज अ इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ जेनेरिक मशीन हमारे पास होगी। तो इसलिए ये कहा गया है कि हम अगर यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर लेते हैं तो हमें किसी दूसरे मशीन की तो जरूरत ही नहीं है। We only need to describe that particular universal Turing machine. U is basically, इसकी एग्जांपल इस पर्टिकुलर स्लाइड में दी गई है कि हमारे पास कुछ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, तो उस जनरल पर्पस कंप्यूटर को अगर मैं U कहूं और कैपिटल M को मैं प्रोग्राम कहूं और W को मैं डेटा कहूं, तो that is what happens in a typical computer system. We make one kind of machine. हम एक ही मशीन डिजाइन करते हैं and run different programs on various data. और हम उस पर्टिकुलर मशीन पे डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं, और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन सॉर्ट ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर है हमारे पास। उसके बाद अगर यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के फैक्ट्स को अगर हम देखें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम ऑलरेडी एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर चुके हैं, तो इस केस में हमें यूनिवर्सल डीएफए की कोई जरूरत नहीं है, हमें यूनिवर्सल पीडीए की पुश डाउन ऑटोमेटा की कोई जरूरत नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए, पीडीएस, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड सीएफजीस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इट मींस अगर हमने यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर ली है तो हमें यूनिवर्सल डीएफए, यूनिवर्सल पीडीए, यूनिवर्सल सीएफजी की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्यूरिंग मशीन्स आर पावरफुल एनफ टू सिमुलेट डीएफए। हमारे पास जो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है उसकी इतनी पावर है कि वो डीएफए को भी सिमुलेट कर सके, पीडीए को भी सिमुलेट कर सके और सीएफजी को भी इजीली इनपुट लेके सिमुलेट कर सके। Now, universal Turing machine को थोड़ा अगर और एक्सप्लोर करें हम, what happens to you if the input is a machine, अगर इनपुट हमारे पास मशीन M हो, ट्यूरिंग मशीन कोई भी M हो, एंड डेटा W हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग हो, तो M does not halt on W, M W पे halt नहीं करेगा। अगर हमारे पास if, यहां if होना चाहिए कि अगर if M does not halt on W, अगर M W को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर पाता, इट मींस कि U does not halt on MW. इट मींस U भी halt नहीं करेगा encoded version of M और encoded version of W. तो it's sort of theorem that is related to universal Turing machine. थोड़ा सा अगर उस पिछले थ्योरम को हम और एक्सप्लोर करें, we can ask the question, is ATM decidable? क्या ATM हमारे पास डिसाइडेबल है या नहीं? If there is a decider, अगर हमारे पास decider H हो such that, कुछ कंडीशंस यहाँ लिखी हुई हैं, H will accept MW, जो H decider हमारे पास है वो accept करेगा encoded version of M और encoded version of W को, अगर M W को accept करता है, और H reject करेगा encoded version of M and encoded version of W अगर M reject करता है W को। Note that H has to halt on all inputs. ये आपने ज़हन में रखना है। Now, our main goal is today to prove the following theorem कि ATM हमारे पास undecidable है। Now we have to prove, हमें prove करना है कि ATM is undecidable, which means no such H exists. Which means हमारे पास कोई H decidable exist ही नहीं करता। So the halting problem is undecidable. Our goal is to prove this, that halting problem cannot be solved. तो हम next slides पे इसे prove करते हैं। Now इस theorem को prove करने के लिए Cantor diagonalization का concept basically आता है।
The technique used to prove this theorem is called diagonalization. अब पिछली स्लाइड पे जो थ्योरम हमने डिस्कस किया उसे प्रूव करने के लिए डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट, बेसिकली एक थ्योरम डेवलप, उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए डायगोनलाइजेशन के कंसेप्ट को हमें यूज करना होगा. इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट मैथमेटिशियन कैंटोर. अब हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड में सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम के बाद कैंटोर ने उसके लिए जो सॉल्यूशन बेसिकली निकाला डायगोनलाइजेशन का, हमने उसे डिस्कस करना है. नाउ द प्रॉब्लम इज गैलीलियन पैराडॉक्स. इस प्रॉब्लम को गैलीलियन पैराडॉक्स का नाम दिया जाता है. यहां आपको दो सेट्स नजर आ रहे हैं, एक कैपिटल N है और एक कैपिटल S है. दोनों इनफाइनाइट सेट्स हैं. इट मींस कि हमारे पास फाइनाइट सेट्स नहीं है, ये हम इनके सेट्स को काउंट नहीं कर सकते. और इनिशियली अगर आप फर्स्ट लुक में कैपिटल N और कैपिटल S को देखें तो हमें लगेगा कि कैपिटल S में लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एज कंपेयर टू कैपिटल N. और थोड़ा सा अगर आप गौर से इसे देखें तो हम ये कह सकते हैं, हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि S इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल N. S is a subset of capital N mean कि S के तमाम एलिमेंट्स कैपिटल N में मौजूद हैं. इसका मतलब है 1 भी आपको नजर आ रहा है, 4 भी आपको नजर आ रहा है और डेफिनेटली 25 भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है तो 25 भी इसमें कहीं ना कहीं होगा. लेकिन इसको इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं इन दोनों सेट्स को. अगर N और S को मैं इस फॉर्म में लिखूं, कैपिटल N को तो मैंने उसी फॉर्म में लिखा है, लेकिन कैपिटल S को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं इजीली. 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 मैंने लिखा. 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं. 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं. इट मींस ये जाएगा 16 भी हमारे पास होगा. 16 को मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूं. 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं. इसके बाद हमें 36 मिलेगा, तो 36 मिलेगा, उसे मैं 6 की पावर 2 लिख सकता हूं. तो ऑनवर्ड इस तरह मैं इसे एक्सप्रेस कर सकता हूं. यानी इस कैपिटल S को अगर मैं थोड़ा एनालाइज करूं तो मैं इसे इस पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं. अब अगर हम ये वाला व्यू देखें, ये जो हमें नजर आ रहा है, इस वाले व्यू की बात कर रहा हूं. अगर हम इस वाले व्यू को देखें तो यहां तो हमें जितने एलिमेंट्स कैपिटल N में हैं उतने ही एलिमेंट्स हमें कैपिटल S में नजर आ रहे हैं. इन अदर वर्ड्स मुझे यहाँ 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस मिल रही है. 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि N के हर एक एलिमेंट के लिए S में कोई ना कोई एलिमेंट है. N के हर एक एलिमेंट के लिए S सेट में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है. इसे कहते हैं 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस. तो इनिशियली ये दोनों सेट, दिस इज बेसिकली अ गैलीलियन पैराडॉक्स. एक प्रॉब्लम आई हमारे सामने कि इनिशियली दो इनफाइनाइट सेट मुझे दिए गए और उस इनफाइनाइट सेट को इनिशियली जब मैंने देखा तो मुझे एक सेट दूसरे से छोटा लगा. ठीक है, यानी S इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल N लगा. लेकिन उन्हीं सेट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर या सॉल्व करने के बाद मुझे लगा कि दोनों सेट्स बराबर हैं आपस में. तो ये दो स्टेटमेंट्स मैंने यहां लिखी हुई हैं. बाय सेकंड व्यू वी कम टू नो दैट बोथ दी सेट्स हैव सेम साइज. इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद हमें पता चला कि दोनों सेट्स के सेम साइज हैं, बिकॉज देयर इज 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस. अब हमें 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस मिल रही है तमाम एलिमेंट्स की. बट इन अवर प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, अगर आप इस ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमें यहां ये नजर आ रहा था कि S सेट जो है वो स्मॉलर है कैपिटल N सेट से. तो दिस इज बेसिकली ए गैलीलियन पैराडॉक्स. इसे एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. यहां गैलीलियन पैराडॉक्स में अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें तो दो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं. एक ये वाला सर्कल आपको नजर आ रहा है और एक बड़ा वाला सर्कल आपको नजर आ रहा है. अब अगर इनिशियली आप इसे ऑब्जर्व करें, इनिशियली जब ये दोनों सर्कल हमारे सामने आते हैं तो हम इनिशियली जो हमारी फर्स्ट लुक होगी, हम ये कह सकते हैं कि जो इनर सर्कल है उस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कम है एज कंपेयर टू द आउटर सर्कल. क्योंकि आउटर सर्कल हमारे पास बड़ा है तो ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा होंगे. इट सीम्स दैट द लार्जर सर्कल हैज मोर पॉइंट्स देन द स्मॉलर सर्कल. लेकिन ऐसा नहीं है. गैलीलियन पैराडॉक्स इट्स के लिए ये इट्स सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, इसीलिए इसे पैराडॉक्स कहा गया.
अब अगर मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व करूं और सेंटर से कुछ लाइंस ड्रॉ करूं, लेट सपोज मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं सेंटर से सेकंड सर्कल तक, आउटर सर्कल तक। तो देखें जो भी लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, जो भी लाइन मैंने यहां ड्रॉ करनी है, तो इसने इनर सर्कल को टच करके आउटर सर्कल की तरफ जाना है। इसका मतलब है कि इनर सर्कल के हर एक पॉइंट के लिए आउटर सर्कल का कोई ना कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं एक और लाइन यहां ड्रॉ करता हूं और उसे आउटर सर्कल तक लेके जाता हूं, तो इट मींस कि इनर सर्कल के लिए, इनर सर्कल के हर पॉइंट के लिए आउटर सर्कल में कोई ना कोई एक पॉइंट मौजूद है। अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं और उस लाइन को आउटर सर्कल तक एक्सटेंड करता हूं, तो इट मींस कि इनर सर्कल को भी ये टच कर रहा है और इनर सर्कल के उस पॉइंट के लिए कोई ना कोई मैपिंग आउटर सर्कल पे मौजूद है। इट मींस कि इसमें भी 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस आ रही है। इट मींस कि इस पर्टिकुलर एंगल से जब हम सोचेंगे इसे, तो हमें पता चल रहा है कि इनर सर्कल के हर एक पॉइंट के लिए आउटर सर्कल पे कोई ना कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस इनर सर्कल और आउटर सर्कल के तमाम पॉइंट्स के दरमियान 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस मौजूद है। इट मींस कि जो इनिशियली हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा था कि मे बी इनर सर्कल के नंबर ऑफ पॉइंट्स कम होंगे एज कंपेयर टू आउटर सर्कल के नंबर ऑफ पॉइंट्स के, वो थॉट प्रोसेस ठीक नहीं था। तो इसे हम आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ इस पर्टिकुलर स्लाइड पे दो मैंने सेट्स लिए हुए हैं, कैपिटल ए सेट है और एक कैपिटल बी सेट आपको नजर आ रहा है। कैपिटल ए सेट की लेंथ जब कैलकुलेट की गई 3 है, कैपिटल बी की जब सेट की लेंथ कैलकुलेट की गई तो वो भी 3 आपको नजर आ रही है और दोनों इक्वेट कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि ए का मॉड इज इक्वल टू बी का मॉड हमारे पास आता है। यहां इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दो सेट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक कैपिटल ए सेट है और कैपिटल बी सेट है। कैपिटल ए में आपको 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, कैपिटल बी में आपको 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल ए इज लेस देन कैपिटल बी। नाउ ये तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। नाउ कैंटोर वाज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइनाइट सेट्स। जो डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट कैंटोर ने बेसिकली दिया था, तो कैंटोर की अप्रोच अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो कैंटोर की अप्रोच ये थी कि वो फाइनाइट सेट में इंटरेस्टेड ही नहीं था, वो इनफाइनाइट सेट में इंटरेस्टेड था। ठीक है, वो चाहता था कि इनफाइनाइट सेट उसके सामने हो और वो उन इनफाइनाइट सेट्स में 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस देखे। ठीक है ना, वो ये देखे कि क्या दोनों सेट्स बराबर हैं या नहीं, क्या दोनों सेट्स में बेसिकली 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस हो सकती है या नहीं। He wants to take two infinite sets and prove that they are equal or not. आगे थोड़ा सा इसे और एक्सप्लोर करते हैं। अब कैंटोर्स की अप्रोच ये थी कि let us say we want to prove that the number of passengers, एक सिंपल एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि let's suppose कुछ पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं बस स्टॉप पे बस का। तो दो तरीके हैं उन पैसेंजर्स को बस पे बिठाने की। let's suppose बस आ जाती है किसी भी स्टॉप पे, तो दो केसेस यहां डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट केस में यह है कि काउंट द पैसेंजर्स एंड द सीट्स। हम क्या करें कि सबसे पहले पैसेंजर्स को काउंट करें और फिर बस में सीट्स को काउंट करें एंड सी इफ दे आर इक्वल, और देखें कि क्या ये बराबर है या नहीं। अगर आप फर्स्ट पॉइंट का एनालिसिस करें तो ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमारे पास हो सकते हैं, सीट्स की भी लिमिट इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें नहीं पता। तो ये कोई फिजिबल अप्रोच नहीं है कि हम पहले नंबर ऑफ पैसेंजर्स को काउंट करें और उसके बाद बस में नंबर ऑफ सीट्स को काउंट करें और देखें कि क्या ये बराबर हैं या नहीं। सेकंड अप्रोच को देखते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि सीट ऑल द पैसेंजर्स, तमाम के इन द बस, तमाम के तमाम पैसेंजर्स को 1 by 1 बस की सीट्स पे बिठाएं and see if all the passengers are seated and all the seats are occupied. आप क्या करें कि आप तमाम के तमाम पैसेंजर्स को बस की सीट्स पे बिठाएं और फिर देखें कि क्या तमाम के तमाम पैसेंजर्स ने बस की सीट्स ऑक्युपाइड कर ली है या नहीं। तो द फर्स्ट आइडिया ऑफ इनफाइनाइट सेट्स, अगर आप फर्स्ट आइडिया को देखें, फर्स्ट पॉइंट को देखें, तो इट विल नॉट वर्क। ये फिजिबल नहीं है कि मैं
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैसेंजर्स को काउंट करूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीट्स को काउंट करूं और उनकी इक्वलिटी के बारे में कुछ एनालिसिस करूं। दूसरी अप्रोच कुछ फिजिबल लगती है कि मैं पैसेंजर्स को सीट्स पे बिठाता रहूं और एट द एंड में ये एनालिसिस कर पाऊंगा कि क्या जितने पैसेंजर्स बस स्टॉप पे खड़े थे उनकी मैपिंग सीट्स पे हो गई है या नहीं। तो सेकेंड आइडिया इज बेसिकली रिलेटेड टू वन टू वन करस्पॉन्डेंस। तो कैंटर्स की अप्रोच ये थी कि वो वन टू वन करस्पॉन्डेंस की तरफ जाना चाहता था। हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इसे नेक्स्ट साइड पे। मैं बार बार वन टू वन करस्पॉन्डेंस की बात कर रहा हूं, तो कैंटर्स अप्रोच ज्यादा इंटरेस्टेड था वन टू वन और ऑन टू में। वन टू वन और ऑन टू फंक्शंस आपने फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। अब वन टू वन फंक्शन की एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी और ऑन टू फंक्शन की भी एग्जांपल रखी हुई है। वन टू वन फंक्शन आपको ये कहता है कि लेट सपोज आपके पास दो सेट्स हैं, एक ये सेट आपको नजर आ रहा है और एक ये सेट आपको नजर आ रहा है। तो लेट सपोज मैं इस सेट को कैपिटल ए कहता हूं, कैपिटल ए डैश कहता हूं और इस सेट को मैं कैपिटल बी डैश कहता हूं। अब कैपिटल वन टू वन करस्पॉन्डेंस ये होती है या वन टू वन फंक्शन ये होता है कि कैपिटल ए डैश सेट का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए कैपिटल बी डैश के तमाम सेट्स पे। आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें, 10 1 पे मैप हुआ है, 22 पे मैप हुआ है और 33 पे मैप हुआ है। इट मींस यहाँ वन टू वन करस्पॉन्डेंस मौजूद है। इट मींस ये फंक्शन हमारे पास वन टू वन है। मैंने एक ऐसे फंक्शन की भी एग्जांपल जो कि वन टू वन नहीं है, आप देखें तमाम सेट्स के लिए यानी कैपिटल ए डैश के तमाम एलिमेंट्स के लिए मैपिंग्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ देखें बी डैश में एक एलिमेंट है जो मैप नहीं हुआ। इट मींस ये वन टू वन फंक्शन आपके पास नहीं है। वन टू वन फंक्शन में एग्जैक्टली वन टू वन करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। और ऑन टू, पहले मैं एग्जांपल से समझा दूं फिर हम उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। ऑन टू फंक्शन को बेसिकली सरजेक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि बी सेट के तमाम एलिमेंट लाजमी बी सेट के तमाम एलिमेंट्स में के लिए बी सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए ए सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। अब सरजेक्शन में देखें, सरजेक्शन इज बेसिकली ऑन टू फंक्शन, एक टर्मिनोलॉजी है जो कि ऑन टू फंक्शन के लिए यूज होती है। अब देखें बी सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए ए सेट में हमें मैपिंग नजर आ रही है, तो दिस इज ऑन टू फंक्शन। ये हमारे पास नॉट अ सरजेक्शन, इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा कैपिटल ए सेट में। तो बी में एक ऐसा एलिमेंट है, तो ये नॉट अ सरजेक्शन। अगर आप देखें तो यहाँ बी सेट में एक 4 एलिमेंट है जिसके लिए ए सेट में कोई भी मैपिंग, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इट मींस ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहाँ तो दो एग्जांपल्स के जरिए मैंने आपको वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल दी। अगर हम इसे फॉर्मल डेफिनेशन में देखें तो वन टू वन फंक्शन के लेट्स सपोज एफ हमारे पास एक फंक्शन है जो ए से बी पे मैप कर is called one to one. हम उसे one to one कहेंगे if each element of A is assigned to unique element in B. A सेट के तमाम एलिमेंट्स को हम किसी B सेट के यूनिक एलिमेंट पे अगर मैप कर सकें तो वो हमारे पास वन टू वन फंक्शन होगा। दूसरे केस में F हमारे पास एक फंक्शन है जो A से B पे मैप कर रहा है, ये ऑन टू फंक्शन की बात हो रही है। फॉर एवरी B इन कैपिटल बी, यानी कैपिटल बी के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें स्मॉल बी कहा गया है, तो कैपिटल बी के तमाम एलिमेंट्स के लिए एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट होना चाहिए कैपिटल ए सेट में, तो वो फिर ऑन टू फंक्शन होगा। होपफुली आपको वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। गैलेलियन पैराडॉक्स एंड कैंटोर्स अप्रोच को थोड़ा सा अगर हम और एक्सप्लोर करें, लेट्स कंपेयर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विद द सेट ऑफ स्क्वायर्स। लेट्स सपोज हम एक फंक्शन के जरिए इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है f of i is equal to i square। हम जब i में 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हमारे पास होता है। हम जब i में 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 आएगा हमारे पास। हम जब 3 का
आई की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर जब लेंगे तो 9 हमारे पास आएगा, और आई की जगह 4 पुट करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा, और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आएगा। तो द बेस्ट थिंग इज दैट द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन कैन बी अप्लाइड टू इनफाइनाइट सेट्स। यानी कैंटर्स अप्रोच ने ये हमें बता दिया कि हम फंक्शन के कंसेप्ट को इनफाइनाइट सेट पे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत कुछ अपना एनालिसिस भी उससे ले सकते हैं। फर्दर इसे जब हम एक्सप्लोर करें तो हमने दो फंक्शंस के जरिए इसे एक्सप्लोर किया है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। एक कैपिटल एन सेट हमारे पास है और एक कैपिटल बी सेट हमारे पास है। इनिशियल थॉट जब हम इन सेट्स को एक्सप्लोर करेंगे या एनालाइज करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि कैपिटल बी इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल एन, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट अस लुक एट एफ फंक्शन। इस एफ फंक्शन को अगर हम देखें जहां एन की मैपिंग बी पे हुई है, तो अगर इस फंक्शन में हम i की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 2, यानी 1 की मैपिंग किस पे हो रही है 2 पे। i की जगह जब 2 पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 3, यानी 2 की मैपिंग किस पे हो रही है 3 पे। i की जगह जब 3 पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 4, इसका मतलब है 3 की मैपिंग 4 पे हो रही है। i की जगह जब 4 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 5, इसका मतलब है कि हमारे पास 4 की मैपिंग किस पे हो रही है 5 पे हो रही है। थोड़ा सा g ऑफ i फंक्शन को अगर हम एक्सप्लोर करें, इसकी मैपिंग बेसिकली g फंक्शन की मैपिंग b से b to a है, b to a। इट मींस इस i की जगह 2 पुट करें तो हमारे पास 1 आया, इसका मतलब है 2 पुट करने से हमारे पास n 2 की मैपिंग किस पे 1 पे। i की जगह 3 पुट करें तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 2, इसका मतलब है 3 पुट करने से क्या जवाब आता है 2। i की जगह 4 पुट करें तो हमारे पास इस फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा 3, इसका मतलब है i की जगह g में i की जगह 4 पुट करने से हमारे पास आउटपुट क्या आया 3, g में i की जगह 5 पुट करने से हमारे पास आउटपुट क्या आया 4। इट मींस के 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस मौजूद है। इन फंक्शंस को एनालाइज करके हमें ये पता चला कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं बेसिकली, क्योंकि इनमें 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस आ रही है। तो according to Galilean paradox and Cantor's approach, both these sets have the same size. दोनों सेट्स का साइज सेम है हमारे पास। एक और एग्जाम्पल के जरिए हिल्बर्ट होटल की एक एग्जाम्पल डिस्कस की गई है यहाँ पे, जिस तरह हमने फंक्शंस वहां डिस्कस किए। The fact that capital N and B, कैपिटल N और कैपिटल B हमारे पास दो सेट्स थे पिछले स्लाइड पे, have the same number of elements। हमने ये प्रूव किया कि कैपिटल N और कैपिटल B में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। इनिशियली थॉट प्रोसेस जो हमारा चल रहा था, तो हम ये देख रहे थे कि कैपिटल B इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल N। It means कि कैपिटल B has smaller number of elements as compared to कैपिटल N। लेकिन उसके बाद हमने 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस से फंक्शंस के कंसेप्ट के जरिए ये प्रूव किया कि इसमें दोनों सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इस सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कैपिटल N और कैपिटल B में हमने पिछले स्लाइड पे देखा, कैन बी एक्सप्लेन्ड एज लिविंग इन द हिल्बर्ट होटल। लेट्स सपोज आप किसी होटल पे जाते हैं और काउंटर पे कोई भी ऑफिस बॉय वहां है, एडमिनिस्ट्रेटर होटल का है, और उससे पूछते हैं कि मुझे कोई रूम रिजर्व करना है। आपको वो एडमिनिस्ट्रेटर कहता है, वो जो आपको एंटरटेन कर रहा है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, वो आपको कहता है कि इस टाइम तो होटल में कोई भी रूम खाली नहीं है। क्योंकि लेट्स सपोज, मैं एजम्पशंस की बेस पे ये एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स सपोज आप थोड़ा बहुत थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और मैथमेटिक्स के बारे में जानते हो, तो आप उसे कहते हो कि मैं आपका ये मसला अगर सॉल्व कर दूं, आप उसे कहते हो कि रूम नंबर 1। इसके लिए एक चीज तो ये जरूरी है कि तमाम रूम नंबर्स जो हैं, रूम नंबर्स हमेशा वैसे होटल में अगर देखे जाएं किसी भी रेस्टोरेंट में तो पॉजिटिव ही होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 1, 2, 3 ये रूम नंबर्स हैं हमारे पास, 4 एंड सो ऑन। आप उसे कहते हो कि रूम नंबर 1 में जो लोग हैं उन्हें आप रूम नंबर 2 पे स्वैप कर दें, रूम नंबर 2 में ले जाएं। रूम नंबर 2 में जितने लोग हैं उन्हें आप रूम नंबर 3 में ले जाएं। रूम नंबर 3 में जितने लोग हैं उन्हें आप रूम नंबर 4 में ले जाएं। रूम नंबर 4 में जितने लोग हैं उन्हें आप रूम नंबर 5 में ले जाएं। इसी तरह रूम नंबर 5 में जो लोग हैं उन्हें आप रूम नंबर 6 में ले जाएं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एनालाइज करो तो रूम नंबर 1 आपके पास खाली हो जाएगा और आप उसे कह सकोगे
कि आप मुझे यहाँ एक्यूमुलेट कर लें. नाउ this is just an example to prove the concept of countable set. Set of positive integers. Positive integers mean यहाँ रूम नंबर सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास काउंटेबल सेट है. इसका मतलब है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी हमारे पास होंगे वो काउंटेबल सेट कहलाते हैं. Any set that has the same cardinality as positive integers is called a countable set. तो ये दो रूल्स हमने याद रखने हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे हम काउंटेबल सेट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं. अब काउंटेबल सेट्स बेसिकली हमारे पास हैं क्या? काउंटेबल सेट. नाउ अ सेट A इज कॉल्ड काउंटेबल. हम A सेट को काउंटेबल कब कहेंगे? इफ A हैज 1-to-1 correspondence with the set of positive integers. अगर कैपिटल A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी 1-to-1 correspondence मौजूद है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, एक ऐसे सेट में जिसमें पॉजिटिव इंटीजर सारे के सारे मौजूद हैं. इन अदर वर्ड्स देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन. हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए n tends to a such that f is 1-to-1 and f is onto. f में 1-to-1 correspondence भी होनी चाहिए और f फंक्शन हमारा onto भी होना चाहिए. फिर हमारे पास वो सेट क्या कहलाएगा? काउंटेबल सेट कहलाएगा. तो काउंटेबल सेट के लिए आपने ये रूल्स याद रखने हैं कि काउंटेबल सेट हमारे पास तब होगा जब कोई भी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे जो 1-to-1 भी हो और उसका बिहेवियर ऑन-टू वाला भी हो. हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल से काउंटेबल सेट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स काउंटेबल? क्या हमारे पास एक ऐसा सेट जो कि पॉजिटिव नंबर पे भी कंसिस्ट कर रहा है और नेगेटिव इंटीजर्स पे भी कंसिस्ट कर रहा है, क्या वो काउंटेबल होगा? अगर हम ऊपर वाली प्रॉब्लम को देखें, ऊपर वाली ये पीसवाइज फंक्शन है हमारे पास एक, और ऊपर वाली फंक्शन i डिवाइडेड बाय 2 को देखें. इफ i इज इवन, अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो जवाब तो 0 ही आएगा. अब अगर हम यहाँ 2 सेकेंड इवन नंबर कौन सा है? 2 पुट करते हैं. अगर हम यहाँ 2 पुट करते हैं तो हमारे पास जवाब 1 आएगा. और अगर हम यहाँ क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पुट करने हैं तो उसके बाद अगर हम -2 पुट करते हैं तो उसके बाद जवाब हमारे पास -2 पुट करने से क्या आएगा? -1. अब हम 4, नेक्स्ट इवन नंबर 4 है, 4 अगर हम पुट करते हैं तो जवाब हमारे पास, आंसर हमारे पास 2 आएगा. अगर हम -4 पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास -2 आएगा. इसका मतलब है इसमें 1-to-1 correspondence मौजूद है. अब इस सेकंड वाले फंक्शन को लेते हैं. अब यहां हमने i की ऑड वैल्यूज पुट करनी है. अगर हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा. अगर हम यहां 3 वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम यहां 3 वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें क्या जवाब देगा? 1. और अगर हम यहां -3 पुट करते हैं तो इसने हमें -2 जवाब देना है. इसी तरह हम 5 और -5 भी पुट कर सकते हैं. इसी तरह हम 7 और -7 भी पुट कर सकते हैं. हम +9 और -9 भी पुट कर सकते हैं और हमें मैपिंग्स मिलेंगी उसके अगेंस्ट. इसीलिए हमारे पास यस जवाब इसका आएगा कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर काउंटेबल. काउंटेबल सेट को एक और एग्जांपल ऑर्डर्ड पेयर के जरिए भी प्रूव करने की कोशिश की गई है. इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स काउंटेबल? तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में इसका सोल्यूशन बेसिकली डायगोनल्स की फॉर्म में पेश किया गया है. अगर आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर को देखें, 1 किस पे मैप कर रहा है? 1 पे. डेफिनेटली उसके अगेंस्ट मैपिंग मौजूद है. अगर आप इस सेकंड वाले को देखें, इस पर्टिकुलर एरो को देखें डायगोनल पे, तो 2 1 पे मैप कर रहा है और 1 2 पे मैप कर रहा है. अगर आप इस पर्टिकुलर एरो को देखें जो कि इस डायगोनल को कवर कर रहा है, इस डायगोनल के ऑर्डर्ड पेयर्स को कवर कर रहा है, तो 3 1 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे मैप कर रहा है, 1 3 पे मैप कर रहा है. तो इसीलिए इसका आंसर भी यस होगा कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर काउंटेबल. होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ आ गए होंगे. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें थे वो गैलीलियन पैराडॉक्स का था. और गैलीलियन पैराडॉक्स यानी उस प्रॉब्लम को एक्सट्रैक्ट करने के बाद कैंटर्स ने अपने अप्रोच के जरिए उसे सॉल्व करने की कोशिश की. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.